अभी जैसे कहा कि संघ के बारे में सही एनालिसिस वो ही कर सकता है जो संघ में आया है। दूर से बैठ के कोई सही सटीक एनालिसिस 50% 60% तक वो एनालिसिस ठीक कर सकता है, लेकिन वो 30-40% जो एनालिसिस होता है उसके कारण से गड़बड़ होता है शहर के पास में। उस समय इतनी बड़ी संख्या आई हमारे कॉलेज विद्यार्थियों की, हमें एक अलग से और शाखा शुरू करनी पड़ी कॉलेज विद्यार्थियों की, उसका मैं कार्यवाह रहा हूँ। तो कम से कम 30 की संख्या उसमें रहती थी कॉलेज विद्यार्थियों। तो केवल व्यक्ति निर्माण करना, कहीं बाएं-दाएं देखना नहीं। 1925 से 1950 तक का लगभग कालखंड 50 पर तक कह सकते कालखंड आप यदि आप इस पे चिंतन करेंगे, जी। कुछ लोगों ने इसकी रिसर्च की है तो आप भी इस पे अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे 1950 तक कोई जो हम आज संघ परिवार बोलते हैं, विविध संगठन बोलते हैं, कोई नहीं था। केवल केवल राष्ट्रीय संघ। स्वयंसेवक संघ का और व्यक्ति निर्माण ये प्रमुख उद्देश्य था। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश 100 बरस संघ के 100 कहानियां संघर्षों की। जी हाँ, इस 100 बरस की संघ की अनथक यात्रा में अनेक ऐसे कार्यकर्ता रहे जिनके खून पसीने से, जिन्होंने कह सकते हैं कि मातृभूमि के प्रति जो अपना कर्तव्य था उसका निर्वहन किया, चाहे छोटे से गांव में जन्म लिया हो या फिर अपना जीवन का अधिकांश समय बड़े महानगरों में निकाला हो। जी हाँ, मैं ये छोटे से गांव और महानगर की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज के इस एपिसोड में हमारे से खास चर्चा करने के लिए एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका जन्म झुंझुनू जिले के एक छोटे से गांव बवाई में हुआ, लेकिन राजधानी जयपुर में आकर उन्होंने अकाउंट्स का काम किया, अपनी आजीविका के लिए सरकारी सेवा में रहे। लेकिन फिर भी खास बात यह है कि लगभग 2.5 दशक तक एक संघ के ऐसे प्रकल्प के साथ में उन्होंने काम किया, एक ऐसे आयाम के साथ में वे जुड़कर काम करते रहे जो सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि संघ के विचार में उस आयाम का स्थान आखिर में आता है। जी हाँ, संघ के कार्यकर्ताओं के बारे में यह कहा जाता है कि वे प्रसिद्धि परांगमुख होते हैं, प्रचार से दूर रहते हैं और लंबे समय तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कोई प्रचार का तंत्र भी नहीं था। लेकिन जब यह तंत्र प्रारंभ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मिली अलग अलग कार्यकर्ताओं को। ऐसे ही एक कार्यकर्ता जिनको पहले जयपुर महानगर की जिम्मेदारी मिली और फिर बाद में प्रांत से लेके और क्षेत्र तक उन्होंने लगभग 2.5 दशक तक पत्रकारों के बीच में रह के काम किया, संघ का सकारात्मक पक्ष जनता तक पहुंचे इस हेतु काम किया। जी हाँ, हमारे साथ में हैं श्रीमान महेंद्र जी सिंघल। महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हमारी जो ये श्रृंखला है 100 बरस संघ की 100 कहानियां संघर्षों की, हम इसमें सामान्य रूप से सामान्य जनता तक इस प्रकार की कहानियां, इस प्रकार के प्रसंग पहुंचाना चाहते हैं कि संघ किस तरीके से गांवों से लेकर आगे तक बढ़ा। सबसे पहले जानकारी आपसे यही चाहेंगे कि आखिर संघ से आपका पहला परिचय किस तरह हुआ। धन्यवाद विवेकानंद जी, जो आप ये विषय लेकर चल रहे हैं और सब जनता में 100 वर्ष संघ के ऐसा विषय चल रहा है तो एक निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये जिज्ञासा रहती है कि आखिर में 100 वर्ष संघ के बहुत बड़े होते हैं तो वो यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई, कैसे हुई और मेरे व्यक्तिगत जीवन की भी यात्रा कैसे प्रारंभ हुई। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जब कोई बाल्यावस्था में 5-6 साल का रहा हूँगा तब हमारे परिवार में चाचा जी लगते हैं, वो मुख्य शिक्षक हुआ करते थे। वो अंगुली पकड़ के हम जाया करते थे। उस समय तो उद्देश्य यही था कि खेलने के लिए जाते हैं बवाई कस्बे में। बवाई में मुझे लगता है कि लगभग 1955-56 के लगभग शाखाएं शुरू हो गई थी। मेरा जन्म 1962 का है, तो मैं मान के चलता हूँ कि शायद 65, 66, 67 में मेरा संघ प्रवेश, मुझे याद नहीं है। हाँ। लेकिन ये याद है कि चाचा जी की अंगुली पकड़ के हम जाते थे और वहाँ फिर खेलने के उद्देश्य से जाते थे और धीरे धीरे लेकिन मेरा ये सौभाग्य है कि वो जो अंगुली पकड़ के मैं जाता था तब से वो अंगुली छूटी नहीं है, आज तक मेरे नियमित ये शाखा का रहता है। बचपन में जो अंगुली पकड़ी थी आपने चाचा जी की और उस अंगुली पकड़ के जो है आप संघ की शाखा में गए, उसके बाद में लगातार ये जुड़ाव जो है वो बना रहा। लेकिन आपको यदि बाल मन की कोई बचपन की कोई घटना ऐसी याद आती हो कि जिसके कारण लगा हो कि नहीं अब तो संघ की शाखा कभी छोड़ूंगा नहीं, एक बार आ गया तो वहाँ का जो आकर्षण है, उस दौर में वैसे तो कहा जाता है कि खेलों का ही एक बड़ा आकर्षण हुआ करता था, लेकिन यदि खेलों में भी आपको स्पेसिफिक कुछ ध्यान आ रहा हो तो बताएं।
नहीं, निश्चित रूप से उस समय खेलों का रहता था और एक गीत का रहता था। हम्म, गीत का प्रभाव मन पे बहुत अच्छा पड़ता था। सारे गीत राष्ट्रीय विषयों को लेकर होते थे, भारत माता की जय जयकार के होते थे। हम सब ग्रामीण क्षेत्र पृष्ठभूमि के तो बहुत अच्छी शाखा लगती थी, जवानों की शाखा लगती थी। तो सायंकाल उसमें कबड्डी का जो मैच होता था, जी उसके कारण से विशेष रूप से हम उससे जुड़े और कबड्डी के मैच में हम अच्छा खेलते भी थे जी उसके कारण से। लेकिन धीरे-धीरे करके ऐसी टोली जो हमारी बनी, हाँ तो आपको ताज्जुब होगा कि हम जब प्रथम वर्ष करने गए तो किसी एक ग्रामीण शाखा, मैं तो शहरी शाखा की तुलना में भी कहता हूँ, एक साथ 9 लोग प्रथम वर्ष करने गए थे हम। एक साथ 9 लोग गए 9 लोग एक शाखा से, ग्रामीण क्षेत्र की शाखा से 9 लोग जी प्रथम वर्ष करने गए थे किशनगढ़ में। हम्म, तो इस प्रकार से हम धीरे-धीरे जुड़ते गए और मुख्य बात ये थी कि उसमें जो राष्ट्रीय भाव था, जी वो पता नहीं कैसे मन में ऐसा बैठ गया कि नहीं ये संस्था अच्छी है। इसके कारण से हम जुड़ते चले गए और बीच-बीच में कुछ एपिसोड ऐसे आए, तो जैसे कभी-कभी अग्नि पे राख जम जाती है, आ जी जाती है, तो कार्यकर्ता हमारे को ऐसे मिले, राख को झाड़ने का काम करते थे, तो वो राख जलती रहती थी, फिर चिंगारी शुरू हो जाती आपने थी। कहा एक ही शाखा से 9 लोग गए प्रथम वर्ष करने के लिए। जहाँ तक मेरे को जानकारी है, बहुत से जिले ऐसे होते हैं कि जिनमें पूरे जिले से प्रथम वर्ष में जाने वाले शिक्षार्थियों की संख्या 9-10 रहती होगी। हाँ। आपकी एक शाखा से इतने अधिक शिक्षार्थी गए, उसके पीछे क्या लगता है? क्या कारण क्या था? कौन कार्यकर्ता थे? कौन कार्यवाह थे? उनका योगदान था या कोई प्रचारक थे, उनका विशेष योगदान था या कोई नगर कार्यवाह थे? कुछ ध्यान में आते हैं उस समय के कार्यकर्ता ऐसे? हाँ, मुझे कुछ ऐसा ध्यान में आ रहा है कि 1900 ये बात है 81 की बात है। 80 की बात है, 1980 की बात है। उस समय शायद मुझे लगता है कि अपने अशोक जी काम्बोज जिला प्रचारक हुआ करते थे। जी और जब वो गाँव में आते थे तब पूरे गाँव को ये पता लग जाता था कि आज संघ के वो प्रचारक आए हुए हैं और मोटरसाइकिल पे आते थे। बहुत अच्छे कर्मठ और प्रचारक रहे हैं वो। उन्होंने इस प्रकार का और एक वातावरण बनाया वहाँ पर। जी तो हम सब विद्यार्थी, कॉलेज विद्यार्थी हो गए थे उस समय, हम्म, हाई सेकेंडरी में थे, फिर प्रथम वर्ष में आ गए थे। तो एक साथ हम वहाँ, हमारी शाखा बहुत पुरानी थी। वहाँ आज भी जो संस्थापक में से एक नारायण रंजीत तिवारी हैं, अभी भी वो मौजूद हैं, याद है। तो उन्होंने वो नारायण सिंह जी जो टाई वाले थे, वो आया करते थे। ऐसे लोग महापुरुष वहाँ आया करते थे। इस कारण से शायद जिले की वो ऐसी शाखा थी, हरी भरी शाखा जिसको कहते थे पहले, जी कि जो 365 दिन लगती थी। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जी मैं जब जयपुर आया तब देखा कि यहाँ तो कभी कभी शाखा लगती भी नहीं है। तो मेरे मन को ऐसा लगा कि शाखा लगती भी नहीं है क्या, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में हमें तो ये बताया गया था कि चाहे आंधी आए बारिश आए, शाखा 365 दिन लगेगी। और वही हमने वहां देखा, कितनी भी बारिश आ जाए लेकिन शाखा बाहर मैदान में नहीं लग गया, अंदर लग जाती थी। तो जब वो वहां का वातावरण मैंने जो देखा कि 365 दिन ही शाखा लगती है, जी तो इसका मतलब 365 दिन ही लगती है, उसमें कहीं कोई नागा नहीं होता था। जी उसके लिए हमारे अधिकारी आते थे, दृष्टांत भी देते थे। और वो शायद आपको भी जानकारी में है कि एक ऐसा व्यक्ति था उदंड, जो रोज शंकर भगवान के और वो दीपक जलाने जाते थे, एक बुझाने जाता एक था। बुझाने जाता था। वो जलाने वाला, फिर भी एक दिन बहुत तेज बारिश हुई तो वो पहुंचा नहीं, लेकिन बुझाने वाला पहुंच गया, तो शंकर भगवान खुश हो गए उससे, क्योंकि उसकी नियमितता, साधना थी, निष्ठा थी अपने कार्य के प्रति। तो वो एक ऐसा सीखा हमने उस ग्रामीण परिवेश में। निश्चित रूप से ग्रामीण परिवेश में जो बाल मन होता है, उस पर किस तरीके से संस्कारों का प्रभाव रहता है और वो प्रभाव किस तरह से आयु के छठे दशक, सातवें दशक तक भी अमिट बना रहता है, ये कहीं ना कहीं गांव की उस मिट्टी का संस्कार होता है। लेकिन अलग अलग स्थानों पर कार्य करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं, अलग अलग अनुभव भी होते हैं। जैसा आपने बताया कि गांव में आप 365 दिन शाखा जाते थे, शाखा देखते थे, और जो दृष्टांत की भी आपने चर्चा की। लेकिन जब शहर में आए और लगा कि कभी कभी शाखा छूट भी जाती है यहाँ, और उसको लेकर कितनी गंभीरता है या नहीं है, ये आपने स्वयं ने महसूस किया होगा, मन पर कैसा प्रभाव रहा? हाँ, नहीं, वो ऐसा लगता है कि शहरी क्षेत्र में जो जैसा रहता है वातावरण, हालांकि शहरी क्षेत्र में भी जब हम कॉलेज विद्यार्थी थे तब 365 दिन ही शाखा लगती थी, क्योंकि उस समय हम जब कॉलेज में यहाँ जयपुर में पढ़ने आए तो बहुत सारे विद्यार्थी हमारे साथ ग्रामीण पृष्ठभूमि के भी आए थे यहाँ। तो मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, एक प्रताप शाखा हुआ करती थी हमारी प्रताप नगर में, बखर नगर के पास में। उस समय इतनी बड़ी संख्या आई हमारे कॉलेज विद्यार्थियों की, हमें एक अलग से और शाखा शुरू करनी पड़ी कॉलेज विद्यार्थियों की, उसका मैं कार्यवाह रहा हूँ। तो कम से कम 30 की संख्या उसमें रहती थी कॉलेज विद्यार्थियों की, और कॉलेज के अलावा शाखा जो प्रताप शाखा लगती थी, जो
प्रसिद्ध थी प्रताप शाखा। हाँ। तो उस समय ग्रामीण क्षेत्र के बहुत सारे यहाँ विद्यार्थी के रूप में लोग आते थे। और उससे पहले एक और बात बताना चाहता हूँ कि मुझे कुछ दिन तक तो ये पता ही नहीं था कि प्रभात शाखा भी होती है क्या कोई। अच्छा, केवल सायं शाखा ही आपने देखी तो वही अनुभव रहा वही अनुभव रहा मेरे को, कभी मैंने प्रभात शाखा देखी विद्यार्थी जीवन में भी कभी प्रभात शाखा नहीं देखी मैंने। क्यों, सायं शाखा में जाते थे, सायं शाखा अच्छी लगती थी, सायं के अलावा कुछ पता ही नहीं था। बाद में पता लगा कि प्रभात शाखा भी लगती है। अच्छा, हाँ। तो जयपुर कौन से वर्ष में आना हुआ आपका? मेरा 1981 में आना हुआ। 1981 में आना हुआ, तो लगभग 16-17 वर्ष तो कम से कम आपने गांव की शाखा में जो है वो अनुभव लिए हैं। 1963-64 से भी यदि मानकर मतलब 66 से भी 66 से भी माने तो लगभग 1.5 दशक का अनुभव तो ग्रामीण क्षेत्र का भी रहा है। फिर यहाँ का अनुभव है। आपके व्यक्तिगत अनुभवों की फिर भी हम और आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले चूंकि जिस तरीके से लगभग 6 दशक का आपका अनुभव है संघ में काम करने का, बचपन से लेके अब तक एक संघ की 100 वर्ष की जो इस यात्रा की हम बात करते हैं, नागपुर में एक छोटी सी शाखा से, और हम कहें कि कुछ छोटे छोटे से बालकों के साथ में कुछ खेलों के माध्यम से जो संघ प्रारंभ हुआ, वो आज बड़ा वट वृक्ष बन गया। और ये कहा जाता है कि समाज जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र छूता नहीं है जहां संघ का विचार नहीं पहुंचा हो। चाहे किसानों के क्षेत्र में बात कर रहे हैं, चाहे विद्यार्थियों के क्षेत्र में बात करें, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में बात करें, हर एक क्षेत्र में संघ जब जिस तरीके से पहुंचा है, आपने भी स्वयं अनुभव किया होगा पिछले 6 दशकों में, तो किस तरीके से, तो ये जो संघ की यात्रा है अलग अलग संगठनों तक जिस तरीके से पहुंचे, इसमें से आपसे जानना ये चाहेंगे कि किसी एक संगठन के बारे में क्या आप ये बता सकते हैं कि उसको आगे बढ़ते हुए आपने देखा, किस तरीके से वो प्रारंभ हुआ और कैसे फिर विश्व का सबसे बड़ा संगठन बन गया? देखिए, आपने जैसे बताया कि नागपुर से एक शाखा प्रारंभ हुई, इस संबंध में मैं कुछ एक दो बातें और आपको बताना चाहता हूँ। अभी क्या है कि जैसे आपने भी कहा कि कुछ बालकों को लेकर, तो डॉक्टर साहब ने जब प्रारंभ किया तो उनके मन में एक संगठन खड़ा करने का भाव नहीं था कि मैं कोई एक संगठन खड़ा करूं। उनके मन में ये जो एक विचार था, उस विचार को लेकर एक, इसको हम ये माने कि एक विचारिक क्रांति थी, ये विचार का लेकर काम शुरू किया उन्होंने। और उसमें भी उन्होंने अपनी, आज भी वो, आप कभी नागपुर जाएं तो डॉक्टर साहब का जो आवास है वो देखें, तो उनके जो कक्ष ऊपर प्रथम तल पे जो कक्ष था, मैं खुद देख के आया हूँ, उसमें 16 लोग, और बालक कोई नहीं था, मतलब उसके अंदर युवा थे, सब युवा। तो 16 प्रारंभिक जो हुआ, वो 16 जो युवा थे उनके नाम भी लिखे हुए हैं। अच्छा, उस दिन वो प्रारंभ हुई। लेकिन जो आज वर्तमान में हम जो शाखा का स्वरूप देख रहे हैं वैसा नहीं, ये स्वरूप तो आया 6 महीने बाद में। ऐसा प्रारंभ हो गया तो फिर कैसे, तो फिर उन्होंने कहा कि चलिए वहां जो व्यायामशालाएं थी उसके अंदर अपन मिला करेंगे साप्ताहिक रूप से। तो सप्ताह में एक दिन जाके वहां दंड बैठक करना, कुश्ती लड़ना, ये था। वर्तमान स्वरूप नहीं था। वर्तमान स्वरूप आने में समय लगा, 6 महीने लग गए। तब 6 महीने बाद में तो इसका नामांकन हुआ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। उससे पहले ये नाम भी नहीं था जी। तो कुल मिला के जो आप पूछना चाह रहे हैं, तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब के समय जब उन्होंने प्रारंभ किया तो उनके मन में एक विचार था कि मैं बाकी के जो संगठन खड़े होते हैं समाज में, वैसा संगठन नहीं करना चाहूँ। समाज का संगठन, ये समाज में एक संगठन नहीं है, पूरे समाज का संगठन है, अलग से दिखने वाला नहीं हो। हाँ, मतलब समाज ही संगठित हो जाए, समाज ही संगठित हो जाए और समाज व्याप्त हो जाए, तो उसके बाद इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ये मूल विषय जो विचार था उनका ये था। अब इसके अंदर धीरे धीरे जो मैं बताना चाहता हूँ कि प्रारंभ के 25 वर्ष, और जो आपने कहा ना प्रसिद्धि से बहुत दूर जी, तो मेरे को इसका बहुत अच्छा अनुभव है क्योंकि मैं पत्रकारों के साथ रहा हूं। तो 25 वर्ष तक तो केवल संघ का जो ध्यान था वो संगठन को खड़ा करने में था, जो हम कहते हैं कि व्यक्ति निर्माण जी। तो केवल व्यक्ति निर्माण करना, कहीं बाएं दाएं देखना नहीं। 1925 से 1950 तक कालखंड आप यदि आप इस पे चिंतन करेंगे, कुछ लोगों ने इसकी रिसर्च की है, तो आप भी इस पे अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे 1950 तक कोई, जो हम आज संघ परिवार बोलते हैं, विविध संगठन बोलते हैं, कोई नहीं था, केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था। और व्यक्ति निर्माण ये प्रमुख उद्देश्य था। हाँ, ये जरूर है कि डॉक्टर साहब का जब 1940 में देहांत था, उस समय तक एक लघु भारत उनके सामने आ गया था
उन्होंने अपनी आंखों के सामने जो तृतीय वस्त्र नाखून में लगा था उसमें पूरे भारतवर्ष के प्रतिनिधि थे, तो उनको बड़ा आनंद आया कि आज मेरी आंखों के सामने मैं एक लघु भारत का नक्शा देख रहा हूँ। तो वो 1950 तक केवल और केवल व्यक्ति निर्माण का काम चलता रहा। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब भी कहते थे कि ग्रामीण क्षेत्र में तो केवल 1% और शहरी क्षेत्र में 2%, इतने ही लोग शाखाओं में आएंगे। ये मतलब उनकी कल्पना उस समय भी यही थी, ये नहीं था कि पूरा समाज हिंदू समाज है वो आ जाएगा। तो इस विचार को लेकर चले, लेकिन 1950 के बाद में आज जो हम कहते हैं, आज हमारे प्रमुख संघ चालक जी कहते हैं संघ कुछ नहीं करेगा और संघ के स्वयंसेवक कुछ भी नहीं छोड़ेंगे जी। संघ क्या करेगा? संघ केवल व्यक्ति निर्माण करेगा, शाखा लगाएगा, इसके अलावा कोई काम नहीं करेगा। तो आप जब देखते हैं कि 1950 तक कुछ भी नहीं था और जो आप देखा है कोई एक ऐसा संगठन, मैंने उस संगठन में प्रत्यक्ष रूप से काम भी किया है जब मैं कर्मचारी संगठन में था, महासंघ में। तो भारतीय मजदूर संघ जिसके संस्थापक दत्तोपंत जी ठेंगड़ी जी, बहुत बड़े विचारक, चिंतक, उन्होंने जब प्रारंभ किया तो एक बात उनका जो कोटेशन मुझे आज भी याद आता है, वो कहते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला जिसने विजय प्राप्त की उसका पहला जो कदम है वो तो 1.5 फीट का ही पड़ा। पहला कदम तो 1.5 फीट का ही पड़ेगा, फिर वो चढ़ेगा ऊपर। तो ऐसे ही जब उन्होंने भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की, उससे पहले कम्युनिस्टों में रहकर, कांग्रेस के जो ट्रेड यूनियन थी उनमें रहकर ये काम सीखा। और काम सीखने के बाद में भारतीय मजदूर संघ जिसका ध्येय वाक्य था देश के हित में करेंगे काम, काम के बदलेंगे पूरे दाम जी। एक तरफ तो नारे उस दौर में लगते थे कि चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, लेकिन दत्तोपंत जी ने जो है वो नया विषय दे दिया कि देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम। तो बात दोनों तरफ हो गई, मजदूरों के हित की भी बात हो गई और राष्ट्र हित की भी बात हो गई और उद्योगपति के हित की भी बात हो गई जी। क्योंकि उनको ये पता था कि यदि उद्योग से लाभ में नहीं चलेगा तो वो कभी भी श्रमिकों का हित नहीं कर पाएगा। तो आप मजदूर संघ में भी आप रहे क्या? जिम्मेदारी वगैरह कुछ रही? मेरे पास रही थी, भारतीय मजदूर संघ में मैं रहा हूँ, 10 वर्ष तक काम किया है मैंने। अच्छा। लगभग 1988 में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ एज अकाउंटेंट। उसके बाद में 90 से लेके मैं 89-90 से शुरू से लेकर 2000 तक, लगभग 99 तक मैं भारतीय मजदूर संघ में काम किया जी। तो आपने मजदूर संघ में काम किया, दत्तोपंत जी ने संगठन की स्थापना की। दत्तोपंत जी ने और भी कई संगठन खड़े किए, भारतीय किसान संघ भी उन्होंने खड़ा किया, जहां तक मेरे को जानकारी, स्वदेशी जागरण मंच भी उनके द्वारा प्रारंभ किया गया। और किस तरीके से कम्युनिस्ट विचार के लोग जो है वो संगठन खड़ा करते हैं, वहां उनके बीच में रह के उन्होंने सीखा। कोई अनुभव कोई ध्यान में आता है दत्तोपंत जी के साथ का आपको? दत्तोपंत जी के साथ का मेरा तो प्रत्यक्ष ऐसा तो कोई काम करने का अनुभव नहीं है, लेकिन उनका जो थॉट था, विचार थे जिसके कारण से, तो हम ये कह सकते हैं कि वो इतने विचारक थे, चिंतनशील थे, जिन्होंने वहां रहकर और काम सीखा और भारतीय मजदूर संघ की जो स्थापना की इस विषय को लेकर, आज वो देश का सबसे बड़ा संगठन है। और अब तो वो मजदूर क्षेत्र में नहीं, कर्मचारी संगठन क्षेत्र में भी और उसके साथ लोग जुड़े हैं। और केवल संगठित क्षेत्र नहीं है, जो असंगठित क्षेत्र है उसमें भी भारतीय मजदूर संघ काम कर रहा है, जो जहाँ ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, बिखरे हुए हैं लोग। अब जैसे आंगनबाड़ी वाली जो महिलाएं हैं, इसके अलावा टेम्पो चालक हैं या बिल्डर्स जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, ऐसे लोगों के बीच में भी भारतीय मजदूर संघ ने काम किया है। अभी चर्चा में एक विषय आया, आपने कहा कि संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार ये नहीं चाहते थे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अलग से समाज में कोई संगठन दिखे, वे चाहते थे समाज संगठित हो जाए। और जिस दिन समाज संगठित हो जाएगा उस दिन संघ की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और यदि इस बात पर मैं निरपेक्ष रूप से यदि चर्चा करूं तो आज यदि आप किसी संघ के बड़े अधिकारी के समक्ष यदि ये विषय रखेंगे तो किस प्रकार की स्थिति बन सकती है, वो भी अपने आप में एक सोचने का विषय हो सकता है कि संघ की जो यात्रा है, व्यक्ति निर्माण की यात्रा है, संगठन खड़े करने की यात्रा है, 1 शताब्दी लगभग हो गई है। जो लक्ष्य, जो उद्देश्य उस दौर में डॉक्टर हेडगेवार जी ने देखा था, क्या लगता है कहां तक हम पहुंच गए हैं, कितना समय और लगेगा? देखिए, जो उनकी कल्पना थी उसके अनुसार हम देख रहे हैं वर्तमान में पिछले 10, 11, 12, 13 सालों से जी कि आज मैं हिंदू हूं ये कहने में बहुत लज्जा महसूस होती थी, डर लगता था
अब तो गर्व का अनुभव होता है लोगों को। मैं देखता हूँ कि गाड़ियों के पीछे मैं हिंदू और भगवा ध्वज का चित्र जी। कॉर्नर पे लगा हुआ रहता है। कितना बड़ा परिवर्तन है। जो लोग ये कहते हैं कि मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूँ, देश का नेतृत्व करने वाले लोग कहते हैं एक्सीडेंटल, उनके परिवार के लोग जनेऊ धारण करते हैं और कहते हैं कि मैं भी हिंदू हूँ, वो भी कोर्ट के ऊपर। वो एक अलग विषय है, लेकिन वो जनेऊ धारण करते हैं। इससे बड़ा और प्रमाण क्या मिलेगा कि कितना बड़ा परिवर्तन आया है। जी। आज सनातन के नाम पर कितना बड़ा परिवर्तन आया है। तो ये केवल एक दिन की तपस्या नहीं है, ये 100 वर्षों की। ठीक है, आज हमारे कुछ लोग कहते हैं कि अभी 10 11 12 सालों से राजनीतिक परिवर्तन हुआ है, उसके निश्चित रूप से उसका भी परिणाम है। केवल वही परिणाम नहीं है, वो भी जब 10 11 12 साल से आए हैं तो वो भी कोई कारण से आए होंगे जी। किसी बेस पे आए होंगे। तो कुल मिला के तो 1925 से जो तपस्या चली आ रही है, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो काम करते गए, उनकी जो तपस्या थी, उसका फल परिणाम हम दिखाई दे रहे हैं ना। महेंद्र जी, जिन लोगों को केवल ये राजनीतिक परिवर्तन दिखता है और सत्ता परिवर्तन से जिनको लगता है कि सब कुछ ये सारा हो गया है, मैं चाहूंगा ऐसे लोगों के लिए भी संघ के जो खासतौर पर सेवा कार्य हैं या जो ऐसे संगठनों के काम हैं जैसे वनवासी कल्याण परिषद है, जैसे आपके सेवा भारती के काम है, मैं चाहूंगा कि कुछ संक्षेप में ये जानकारी भी पहुंचे कि 100 वर्ष में आप केवल मोदी को वहां तक लेकर आ गए, केवल ये नहीं हुआ है। 100 वर्ष में आपने विद्यार्थी परिषद का गठन कर दिया, केवल ये नहीं हुआ है। 100 वर्ष में केवल स्वदेशी जागरण मंच, मजदूर संघ, किसान संघ, विद्या भारती, यही नहीं हुए हैं, और भी बड़े काम हुए हैं। तो जिन लोगों को केवल और केवल राजनीति दिखती है संघ के साथ में, मैं चाहूंगा कि संक्षेप में कुछ जानकारी ऐसे सेवा कार्यों की, ऐसे संगठनों की भी दर्शकों तक देखिए। इसमें भी मैं, आपने जो विषय बहुत अच्छा ये छेड़ा है कि कुछ लोग कहते हैं संघ और भाजपा एक ही है, लेकिन जो लोग जानते हैं, अभी जैसे कहा कि संघ के बारे में सही एनालिसिस वही कर सकता है जो संघ में आया है। दूर से बैठ के कोई सही सटीक एनालिसिस 50% 60% तक वो एनालिसिस ठीक कर सकता है, लेकिन वो 30-40% जो एनालिसिस होता है उसके कारण से गड़बड़ होता है सारा। तो ये एनालिसिस तो जब भी होगा जब वो शाखा में आता है, संघ में आता है। अब आपने कहा कि राजनीति, अभी तो इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद ने क्या कहा, अभी कुछ दिन पहले स्टेटमेंट आया था संघ के बारे में। मैंने भी कई सालों बाद में उनके मुख से सुना ये। जब नागपुर गए थे, नहीं, हाँ, जब वो एक कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पे गए थे, किताब का विमोचन था इसमें, उसमें उन्होंने खुद ने कहा ना कि आज सेवा भारती के 1,30,000 से ऊपर के सेवा कार्य चल रहे हैं। आज नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो डॉक्टरों का संगठन है, वो वनवासी कल्याण क्षेत्र में हर वर्ष यात्रा लेके जाता है वहां की सेवा करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे विद्या भारती के सेवा कार्य हैं, ऐसे बहुत सारे। तो ऐसे बहुत सारी सेवा कार्य जो आज 1,30,000 से ऊपर सेवा कार्य चल रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको यदि देखना हो तो आप जयपुर के महानगर महेश नगर में आप देखिए, वो एक विद्यालय चलता है, जो एक कचरा बीनने वाली बच्ची, आज मतलब वो बच्चियां जो आज कोई उनमें से कोई मेल नर्स बन गया, कोई उसमें फीमेल नर्स बन गया, कोई उसके अंदर पीए बन गया एसडीएम का। अब ये देखिए उनकी यात्रा कैसे परिवर्तन होता है जीवन के अंदर। तो ये जो सेवा कार्य चल रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। संघ के जो काम है, आपने भी देखा होगा कि अभी हमारा जो बम विस्फोट हुए जयपुर के अंदर 2008 में एक पट्टी चली थी कि खून की कमी है। फिर 3 घंटे बाद में पट्टी चली कि खून की कोई कमी नहीं है, खून पर्याप्त आ गया। ये चमत्कार कैसे हुआ? ये संघ की शाखा में जो निर्माण होता है, वहां आवश्यकता पड़ी कि खून की आवश्यकता, तो मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए मेरे खून। तो ये सारा जो परिवर्तन है शाखा में ही आता है, ये शाखा में निर्माण होता है। निश्चित रूप से शाखा में निर्माण होता है, और जो व्यक्तित्व का निर्माण होता है वो फिर व्यक्ति समाज के जिस क्षेत्र में भी जाकर काम करता है वहाँ कहीं न कहीं भारत माता की जय घोष का जो है वो उद्घोष वो करता है कार्यकर्ता। और संघ का काम व्यक्ति निर्माण है, और संघ उसी काम पर लगातार वर्षों तक लगा रहा है। महेंद्र जी, लंबे समय तक आपने प्रचार विभाग में काम किया, और जैसा मैं प्रारंभ में कह भी रहा था कि संघ का स्वभाव कहिए या संघ के कार्यकर्ताओं का स्वभाव प्रसिद्धि परांगमुख का ये स्वभाव रहा। लेकिन एक दौर में जब ये महसूस किया गया कि संघ की तरफ से सूचनाएं जब बाहर नहीं आती हैं, तो प्रचार माध्यमों में काम करने वाले लोगों की मजबूरी कहिए
कहिए या फिर उनका अपना दृष्टिकोण कहिए, वो जो भी आधी अधूरी जानकारी आती थी, सही गलत जो भी आती थी, वो परोस देते थे जनता तक। मुझे लगता है शायद इस कारण संघ में प्रचार विभाग प्रारंभ हुआ होगा। आपने प्रारंभिक दौर में भी उसमें काम किया, क्षेत्र तक आपने काम किया। शुरुआती दौर यदि याद करें, जब आपको महानगर में प्रचार प्रमुख की जिम्मेदारी मिली थी, किस तरह के अनुभव आते थे? खासतौर पर जब पत्रकारों के साथ मिलते थे तो क्या कुछ तीखी कठोर बातें भी पत्रकारों से सुनने को मिलती थी? देखिए, प्रचार विभाग संघ के अंदर जब मैंने कहा ना कि संघ का भी जो वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं वो एक दिन का नहीं, क्रमिक इसके अंदर यात्रा चली है। तो प्रारंभ में तो खेल कूद, शारीरिक और बौद्धिक, ये दो मुख्य होते थे। जी। लेकिन हमने कहा कि भाई सारे लोग तो आएंगे नहीं, बाकी के लोगों के पास विचार कैसे पहुंचे, सनातन का विचार, राष्ट्रीय विचार कैसे पहुंचे। तो 1990 में के लगभग ये सेवा विभाग, संपर्क विभाग और प्रचार विभाग है। तो मेरे को 2000 में महानगर की जिम्मेदारी मिली। लेकिन संघ में जो गति है ना, वो थोड़ी धीमी गति है, ये मैंने अनुभव किया है। और वो धीमी गति इसलिए आवश्यक है कि उसके अंदर बिल्कुल ठोस और कार्य जैसे कहते हैं ठोक बजा कर काम किया जाता है। ठोक बजा के काम किया जाता है, जी। जल्दबाजी नहीं है। तो 2000 में जब मुझे महानगर का प्रचार प्रमुख बनाया गया, तब तक ये कल्पना नहीं थी प्रचार विभाग का काम क्या है। एक मोटा मोटा कल्पना की, पत्रकारों से संपर्क करना और जो कोई प्रेस नोट जाना है तो जाना, एसएमएस के द्वारा। पहले हम, आज जो व्हाट्सएप चल रहा है, पहले एसएमएस के द्वारा मैसेज करना, ऐसा। कई 12 महीने तो मुझे इसमें लग गए कि क्योंकि कभी दिमाग में था नहीं प्रचार विभाग भी कुछ होता है क्या, जैसे आपने कहा दूर रहते हैं। 12 महीने तो मुझे इसमें लगे कि प्रचार विभाग में काम क्या है, क्या करूं मैं, कुछ समझ भी नहीं बैठता। और फिर मैं तो मैं अकाउंट्स का आदमी, प्रचार विभाग और जर्नलिज्म, पत्रकारों से कोई ज्यादा पाला भी नहीं पड़ा होगा, पड़ा ही नहीं, तो कैसे काम किया जाए। लेकिन जब 2000 के बाद में धीरे धीरे सने सने, और मैं महानगर में 8 साल तक प्रचार प्रमुख रहा, तो जब मेरा ये दायित्व भी था कि मैं पत्रकारों पे जाके मिलूं उनके, तो मुझे एक बहुत अच्छा वो अनुभव याद आ रहा है। एक दृष्टा वो कि मैं जब एक ईटीवी के ऑफिस में गया था उस समय, और वहाँ एक श्रीमान जी थे, मैं गया कि भाई उनसे समय लेके गए थे। तो बोले आइए आइए, कई सालों के बाद में, और संघ के मतलब मठ में से निकल के आए हैं आप। मठ में से निकल कर आज पहली बार आप आए, आपका स्वागत है, ऐसा उन्होंने बोला। तो मैं देखता रह गया। मतलब ये थी कि पहले संघ के लोग, कार्यकर्ता प्रचार यानी मीडिया के पास में नहीं जाते थे, और इसके पीछे कारण था कि प्रारंभिक काल के अंदर कहीं ये रोग है, छपास रोग है, ये लग नहीं जाए, इसलिए इससे दूरी बनाई रखे। लेकिन जब लगा कि आज हम इतने सशक्त हो गए, इतने बड़े हो गए कि अब हम उस क्षेत्र को इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए सही सूचना वहां पर जाए। तो 1990 के अंदर और प्रचार विभाग आया, और तो मेरा धीरे धीरे जब पत्रकारों से संपर्क हुआ तो खट्टे मीठे, जैसे मैंने बताया आपके ऐसे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने काम किया 23-24 वर्ष तक, यदि आप सहजता से और सरलता से यदि काम करते हैं तो आपकी बात सुनते हैं, चाहे आपका विरोधी भी क्यों नहीं हो। तो मैं तो कई बार ऐसे हमारे साम्यवादी मित्र हैं, उनसे भी संपर्क हुआ, तो वो बड़े प्रसन्न रहते थे, चाय पे बुलाते थे। ये अलग बात हो सकती है कि उनकी पेन की जो लेखनी है, वो धार है, वो थोड़ी बहुत कमजोर हुई होगी मिलने से, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता संपर्क करने से। तो निश्चित रूप से प्रचार विभाग का मेरा 23-24 साल का अनुभव है, वो बहुत बड़ा और खट्टे मीठे। लेकिन मुझे बहुत अच्छा आनंद आया बाद में कि भाई सब लोगों से मिलते हैं, और एक मीडिया के अंदर जो एक संघ के बारे में जो छवि बनी हुई थी, सामान्य रूप से हम कार्यकर्ताओं को भी कहते हैं, समाज में भी हमारी ये भ्रांत, एक नैरेटिव बनता है ना, जैसे ऐसे नैरेटिव बन गया था कि पता नहीं वो क्या अंदर अंदर क्या बातें करते हैं। तो एक दृष्टांत हमारे देते हैं कि प्रार्थना जब होती है तो वो कहते हैं ये खुले मैदान में खेलते हैं, खूब खेलते हैं, जोर जोर से घोष लगाते हैं, गीत गाते हैं। अब ये चुपचाप बात कब करते हैं? बोले ये तब करते हैं कान में, जब प्रार्थना होती है ना इनकी, वो पीछे से एक व्यक्ति आता है, वो पास से निकलता हुआ जाता है और आगे तक जाके कान में कुछ बोल देता है। फिर वो दूसरा व्यक्ति आता है, उनकी सबकी बातें कान में सुन लेता है, फिर आगे जाके किसी को बता देता है, फिर जो सबसे बड़ा अधिकारी है वहां जाके बताता है। वो इनका सबसे गुप्त रहस्य है। तो कैसे नैरेटिव बनाया जाता है, ये मतलब देखा होगा आपने। तो इस प्रकार से ये नैरेटिव बनाए जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे हम संपर्क करते हैं ना पत्रकारों से, और वस्तुस्थिति बताते हैं उनको। हम अपने कार्यालय बुलाते हैं, बहुत खुश होते हैं, क्योंकि कभी कार्यालय पे कोई बुलाते ही नहीं थे पत्रकारों को। अब हर एक कार्यक्रम में, सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं, हम उनको बुलाते हैं।
तो अब जो वातावरण बना है वो बिल्कुल 20 साल पुराने जो वातावरण था, 30 साल पुराने वातावरण था, उससे बिल्कुल अलग वातावरण है। आपका अनुभव इसमें क्या कहता है कि जब प्रचार विभाग में आपने काम करना शुरू किया, विरोधी विचार के लोग कहिए या वामपंथ से प्रेरित जो पत्रकार कहिए, उनके मन में संघ को लेकर एक विरोध रहता था। उस विरोध का कारण क्या था? संघ की तरफ से संपर्क नहीं होना, इधर से उचित जानकारियां नहीं पहुंचाना, या वास्तव में पूर्वाग्रह दुराग्रह से ही ग्रसित रहते थे? उसमें 2 प्रकार के लोग थे जी। एक तो ऐसे थे जिनके पास वास्तव में सूचना नहीं होती थी, हम्म। तो लेकिन एक ऐसे लोग थे जिनका एजेंडा ही ऐसा ही था कि भारत विरोध। मैं तो इसको ये कहूंगा कि भारत में जो भी जो अच्छी चीजें हैं वो कुछ भी नहीं है, सब बाहर से आई हुई ऐसे लोगों जो मानते हैं। एक तो ऐसे लोगों का समूह था जिसको हम कहते हैं कि जो चाइना में बैठे हुए हैं, बारिश वहां होती है छाता यहाँ तान लेते हैं। जी। तो एक तो ऐसे लोग थे, तो उनको तो पता रहता था वस्तु स्थिति, तो भी उनका एजेंडा यही था, विरोध ही करना था। यही चलाना है हमारे को। तो और कुछ लोग ऐसे थे जिनको वास्तव में नहीं पता था, लेकिन उनका प्रभुत्व था, इसके कारण से वो उनके प्रभाव में आते थे। तो वो भी फिर जब हम उनसे संपर्क करते थे, वस्तु स्थिति बताते थे, तब उनको ध्यान में आता था कि अरे संघ में तो ऐसा है ही नहीं। जी। तो उनको कभी हम शाखा में भी तो वह संपर्क करने का लाभ हुआ फिर आपको? संपर्क करने का बहुत लाभ। और संघ का जो काम है वो जो जुड़ा हुआ है, चाहे वो शाखा में स्वयंसेवक बनाने का काम हो या समाज में, मूल जो काम है वो संपर्क है। धुरी जो है वो संपर्क है, जितना संपर्क करेंगे संघ का कार्य। एक प्रश्न और करना चाहूंगा, मैं आपका व्यक्तिगत अनुभव लेना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप पत्रकारों में जाके काम करते थे प्रचार विभाग के नाते, बहुत से पत्रकार तो आपको विरोधी विचार के ही मिलते होंगे। वहां आपको एक अलग प्रकार से आपके मन में द्वंद्व होता था, या वैचारिक रूप से आपको वहां चर्चा करनी होती थी, अपना संगठन का पक्ष रखना होता था। वहीं दूसरी तरफ संघ के भीतर जहां आपके पास जिम्मेदारी थी, और ऐसा संगठन जो लंबे समय तक प्रचार से दूर रहा, पत्रकारों से दूर रहा, प्रसिद्धि परांग मुक्ता जिनके स्वभाव में रही, ऐसा करते करते एक संगठन का भी अपना एक स्वभाव बन जाता है। उस संगठन में भी अलग अलग लोग जो कि काम करने वाले हैं, हर एक व्यक्ति उस क्षेत्र की गहराई को नहीं समझ पाएगा। तो क्या कभी ऐसी स्थिति भी बनी कि बाहर तो एक अलग युद्ध चल रहा है, पर संगठन के भीतर भी कहीं ऐसा सुनने को मिला कि महेंद्र जी तो पत्रकारों में बैठते हैं, इनको तो बहुत पत्रकारों में वो ग्लैमर जो है वो अच्छा लगता है, तो क्या भीतर भी कुछ इस तरह की उहापोह की स्थिति बनी? निश्चित रूप से जब तक प्रचार विभाग हमारे, क्योंकि स्वभाव बनता है ना, अब हम नेकर पहनते पहनते फिर पैंट आई तो एकदम से स्वीकार नहीं होती है ना। पुराने कई स्वयंसेवक आहत हुए उस समय कि भाई हमारा जीवन पूरा तो लेकर अब में प्रचार निकला। विभाग शुरू हुआ, तो अभी तो आप देखते हैं ना कि हर प्रतिनिधि सभा के बाद में प्रेस वार्ता रखती है, प्रेस वार्ता होती है। पहले कभी प्रेस वार्ता, संघ और प्रेस वार्ता कभी सुना आपने? अभी तो क्या है कि जैसे कोई कार्यक्रम होते हैं तो हम मीडिया को बुलाते हैं ना, तो निश्चित रूप से ये भी द्वंद्व की स्थिति रही कि हमें पत्रकारों को भी और संतुष्ट रखना है और दूसरा अधिकारियों से भी सामंजस्य से बैठाना है। लेकिन भगवान की दया ये रही कि धीरे धीरे करके ऊपर से अखिल भारतीय स्तर से जब सब चीजें स्पष्ट होने लगी, धीरे धीरे करके नीचे तक ये बातें स्पष्ट हो गई कि हमें कब क्या करना है, कब मीडिया को बुलाना है, कब नहीं बुलाना, किस अवस्था में क्या समाचार देना है, ये सब चीजें धीरे धीरे। आज वो स्थिति नहीं है। आज बहुत, उस काल में तो निश्चित रूप से दोनों तरफ से थोड़ा सा जो आप बता रहे हैं वैसा सुनना पड़ता था, है ना, लेकिन धीरे धीरे करके अब बिल्कुल ठीक हो गया मामला। प्रचार संघ की जो 100 वर्ष की यात्रा को हम देखते हैं, जैसा आपने कहा कि प्रारंभ के 25 वर्ष तो केवल संगठन को खड़ा करने में, संगठन को मजबूत करने में लग गए। बाद के 25 वर्षों की बात करें 1950 से 1975 तक की, तो मुझे लगता है कि उस दौर में अधिकांश जो जिनको विविध संगठन आज कहा जाता है वे खड़े हुए। और अब इस दौर की बात करते हैं तो लगभग हम बात करें पिछले 1.5-2 दशक की, तो अब गतिविधियों का जोर संघ में देखने को मिल रहा है। कोई कुटुंब प्रबोधन की गतिविधि होगी, कोई पर्यावरण संरक्षण की गतिविधि होगी, अलग अलग प्रकार की गतिविधियां। क्या लगता है संघ अपनी कार्यप्रणाली को, अपने टेक्निक को समाज में किस तरीके से पहुंचा जाए, कुछ अलग कर रहा है गतिविधियों के माध्यम से? देखिए, इसको यो समझना पड़ेगा अपने को कि संघ का मूल उद्देश्य था, डॉक्टर साहब का जो मन में विचार था वो था पूरे हिंदू समाज के अंदर, जो एक्चुअल में तो उन्होंने डॉक्टरी की थी, एमबीबीएस डॉक्टर थे, लेकिन कभी व्यक्ति की नब्ज नहीं पकड़ी, उन्होंने समाज की नब्ज पकड़ी।
और समाज की नस पकड़ी कि आखिर में हम सब लोग जो इतने विश्व गुरु कहलाए, इतने शक्तिशाली थे, तो हम बार-बार में गुलाम होते थे। तो उन्होंने जो पाया कि हमारा जो विचार है, सनातन का जो है, हम आपस में कहीं न कहीं, किसी न किसी विषय को लोग टकराते रहते। तो उनका ये था कि पूरे समाज के अंदर ये विषय जाना चाहिए। और उन्होंने ये भी सोचा कि गाँव में 1%, शहरों में 2, तो बाकी के लोगों के पास कैसे होगा? तो प्रारंभ के 25 साल व्यक्तियों का निर्माण करना, जो बाद में जाकर समाज परिवर्तन। तो हुआ क्या कि 25 वर्ष संगठनात्मक कार्य, फिर ये लगा कि अब हमें व्यवस्था परिवर्तन में ध्यान देना है। इसको नाम दिया व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था परिवर्तन यानी समाज में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, जैसे मैंने कहा भारत मजदूर क्षेत्र में, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी तरफ एक तरफ तो कोई आक्रमण हो रहा है और हम डिमांड लेके बैठ जाएं कि चाहे जो मजबूरी हमारी मांग पूरी हो। तो इसको दूर करने के लिए और व्यवस्था परिवर्तन की दृष्टि से विविध संगठन जो आपने देखे, चाहे वो वनवासी कल्याण आश्रम हो, और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी जनसंघ थी उस समय राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए, और चाहे वो भारतीय मजदूर संघ हो, किसान संघ हो, विद्यार्थी परिषद हो, कितने संगठन हैं आज, कितनी लगभग 36 से 40 विविध संगठन काम कर रहे हैं। तो ये एक दौर चला 50 के बाद से लेकर और 75, 76, 80 तक ये दौर चला। फिर विषय आया कि ये व्यवस्था परिवर्तन के साथ साथ में समाज परिवर्तन भी होना चाहिए। समाज परिवर्तन जो अभी आपने चर्चा की, गतिविधि, तो ये समाज परिवर्तन में गतिविधियों के द्वारा कि आज गांव से पलायन हो रहा है, तो ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्य शुरू किए जाएं, ग्राम के लोग ग्रामीण ठहरे। तो इस दृष्टि से ग्राम विकास का काम शुरू हुआ। कुटुंब प्रबोधन, तो कुटुंब प्रबोधन में परिवार टूटते जा रहे हैं। एक्चुअल में आपने देखा होगा कि सनातन की जो रीढ़ है वो परिवार है। और यदि परिवार टूट गया तो सब कुछ टूट गया। तो इस परिवार को कैसे बचाया जाए, इसलिए संघ ने देखिए कहाँ तक। मुझे याद है जब मैं दौसा में प्रवास पे गया तो एक पत्रकार बंधु आपकी तरह ही मेरे से पूछा कि आप हिंदू समाज की बातें करते हो, आपके तो परिवार टूट रहे हैं, क्या कर रहे हो आप? ये बात है कोई 20 साल पहले की। अच्छा। तो मैंने कहा नहीं, हम उधर भी चिंता कर रहे हैं। बोले क्या चिंता कर रहे हो? मैंने कहा हमारा एक कुटुंब प्रबोधन वाला विषय चलता है यहाँ पर। बोले हमें तो कभी पता ही नहीं चला। तो मैंने कहा हर बात पत्रकारों को बताना आवश्यक नहीं, लेकिन मैंने पूछा वहां के कार्यकर्ताओं को, तो बोले नहीं, अभी हमने नवदंपति सम्मेलन किया। अब मैंने उनको बताया कि नवदंपति सम्मेलन क्या होता है, ये कुटुंब प्रबोधन का ही तो विषय है, परिवार को जोड़ने का विषय है। तो ऐसे ही परिवार कुटुंब प्रबोधन वाला विषय है। अभी हमने देखा पर्यावरण वाला विषय कितना जबरदस्त पूरे विश्व के अंदर चल रहा है। और अभी आपने देखा इस बार प्रयागराज में है, इस पर्यावरण के कारण से चिंता की, तो कितना टन कचरा जो है वो होने से बच गया। कचरा होने से बच गया। एक थैला एक थाली अभियान के तहत आज कितने वृक्ष लगाए जाते हैं हर साल। तो ऐसे करके जितनी भी स्वदेशी का विषय है, इसके अलावा अभी आपने देखा होगा ये सारे विषय गतिविधि चल रही हैं जी। लेकिन अभी परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने कहा हमें पंच परिवर्तन करने हैं। तो पंच परिवर्तन के भाषण से नहीं होगा, भाषण का विषय नहीं। उन्होंने कहा अभी पंच परिवर्तन है, ये प्रारंभ खुद से करना पड़ेगा। तो नागरिक अनुशासन, अब कोई विषय की शाखा लगाते लगाते आप कहाँ नागरिक अनुशासन की बात करने लगे। तो आज हम देखते हैं कि नागरिक अनुशासन कितना जबरदस्त भंग हो रहा है। लाल बत्ती हो रही है और हम निकल के जा रहे हैं। देखा पुलिस वाला कोई नहीं है, बिना पुलिस वाला नहीं तो निकल गए। तो ये नागरिक अनुशासन है। मन में जहां कचरा डाल दिया, इच्छा हो जहां पर कचरा, तो इस ये अनुशासन का एक पार्ट है। तो ये नागरिक अनुशासन वाला विषय हमारे खुद से प्रारंभ हो, और हमारे जब खुद से प्रारंभ होगा तो हम समाज के जो मेरा परिवार पास में जो परिवार है उस तक मैं ले जा पाऊंगा। यदि मैंने खुद ने प्रारंभ नहीं किया तो मेरे अंदर वो शक्ति नहीं आएगी जो मैं दूसरों को बता सकूं। तो ये पंच परिवर्तन की बात है। तो इसको सारे विषयों को लेकर संघ आप चारों तरफ और कहा है कि हमें सर्वव्यापी और सर्वसमावेशी सामाजिक समरसता का विषय आप लेंगे। पहले कितने विषय आते थे घोड़े पे से उतारने वाले, और आज संघ के कार्यकर्ता जहां यदि कहीं थोड़ा बहुत भी संकेत मिलता है तुरंत चले जाते हैं। सामाजिक सौहार्द को बिगड़ने नहीं देते। सामाजिक समरसता का विषय जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तनकारी है सनातन समाज के लिए जी। ये सारे विषय हैं जो हमारे पूरे हिंदू समाज को, सनातन समाज को एक जागृत करने के लिए और जरूरी है। सनातन समाज को जागृत करने के विषय संघ की शाखाओं के माध्यम से उठाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ इस चर्चा में ये भी विषय आया कि संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार डॉक्टर थे,
मनुष्यों के, लेकिन नब्ज पकड़ी उन्होंने राष्ट्र की। उन्होंने देखा कि इन मनुष्यों को तो कोई भी ठीक कर सकता है, लेकिन यदि कुछ बीमारियां लग रहा है कि राष्ट्र में आ रही हैं, देश में कुछ बीमारियां आ रही हैं, तो उसकी नब्ज पकड़ के उसका क्या उपचार हो सकता है, क्या इलाज हो सकता है, और वो इलाज उन्होंने उस दौर में 1925 में संघ की शाखाओं के माध्यम से ढूंढा। और उन शाखाओं के माध्यम से ही आज जिस तरीके से सामाजिक समरसता का विषय हो या विषय हो पर्यावरण संरक्षण का, स्वदेशी का विषय हो या बात हो फिर मजदूरों किसानों के देश के हित में काम करने की, सभी मोर्चों पर संघ के कार्यकर्ता खड़े हुए मिलते हैं। महेंद्र जी, बहुत विराट अनुभव है आपका 6 दशक का। अलग अलग संगठनों को भी आपने, विविध संगठनों को भी नजदीक से देखा है। संघ में भी जैसे प्रचार विभाग में आपने काम किया, मजदूर संघ का आपने अपना अनुभव बताया, और भी क्या संघ के किसी संगठन के साथ में, प्रकल्प के साथ में जुड़कर काम करने का अनुभव रहा? नहीं, अन्य विषय नहीं रहा, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको। जब संघ की 100 वर्ष की यात्रा की हम बात करते हैं जी। तो मैं ये बता रहा हूँ, जब मैं एमकॉम में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ रहा था, तो जब मेरे को क्लास में पढ़ाया जाता था तो मैं सीधा कोरिलेट करता था संघ से। अरे मैंने कहा, वहाँ जो चीज़ बताते हैं मैनेजमेंट में, वो संघ में पूरा यूं बिना बिना डिग्री के ही बताया जाता है वहाँ पर। तो एक विषय जो मैं बताना चाहता हूँ, संघ के अंदर जो कार्यकर्ताओं जो निर्माण होता है वो ऐसे है कि संघ में कभी नकारात्मक बात नहीं होती, नकारात्मक बात नहीं करते। सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, इसमें कभी चर्चा नहीं होगी। वहां चर्चा होगी सकारात्मक, हमें क्या करना क्या नहीं। तो मैं एक उदाहरण देके इस अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि मैं जब यहाँ कॉलेज विद्यार्थी बन के आया तो माननीय सोहन सिंह जी उस समय क्षेत्र के प्रचारक हुआ करते थे राजस्थान के। उन्होंने हमारे कॉलेज विद्यार्थियों की एक बैठक ली। अब आप देखिए संघ के अधिकारियों का किस प्रकार से वो दिशा देते हैं कि आपको बुरा भी नहीं लगे और आपको एक दिशा भी मिल गई। तो वो हम सब कॉलेज विद्यार्थी बैठे थे, उनसे पूछा, अच्छा बताइए, कभी आप विद्यार्थी जीवन में कोई गलत काम करते करते आपकी इच्छा हुई गलत काम करने की, लेकिन जब आपको याद आया कि अरे मैं तो संघ का स्वयंसेवक हूं, मुझे नहीं करना चाहिए, तो ऐसा किसी को ध्यान में आता हो तो बताइए। तो सब कार्यकर्ताओं ने बताया, मैंने भी अपना एक अनुभव बताया। वो अनुभव मैं आपको बताना शेयर करना चाहता हूँ। मैं प्रथम वर्ष मैंने 1 साल नीम का थाना कॉलेज में पढ़ा जी। तो बवाई से नीम का थाना जाते थे बस में, राजस्थान रोडवेज की बस में, और करीबन बवाई से 30-40 स्टूडेंट जाते थे, विद्यार्थी। तो 30-40 स्टूडेंट जाते थे तो सब लोग क्या करते थे, छत के ऊपर बैठ जाते थे, छत पे बैठ जाते थे और पैसे नहीं देते थे टिकट जी। और 1 रुपया लगता था उस समय, 2 रुपये की टिकट थी, स्टूडेंट टिकट 50% छूट थी तो 1 रुपया। अब वो तो फ्री जाते थे। हम जो संघ के स्वयंसेवक थे वो पैसे इसलिए देते थे कि मैं संघ का स्वयंसेवक हूं, और उस समय तो ज्यादा राष्ट्रवाद और ये विषय नहीं दिमाग में आते थे, लेकिन एक भय था, क्या ये गांव वाले क्या कहेंगे कि अपने आप को राष्ट्रवादी देशभक्त कहते हैं, और तो हमारी आदत क्या पड़ गई, टिकट लेके बैठना। तो ये संघ में, और उन्होंने जो बात कही, अच्छा उस समय तो उन्होंने कॉलेज विद्यार्थी के रूप में पूछा जी, लेकिन मेरे को ध्यान में आता है ये माननीय सोहन सिंह जी की जो बात है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, शायद हम सरकारी नौकरी में आए, तभी हमारे ध्यान में रहती थी कि कहीं, आपने वातावरण देखा है सरकारी नौकरियों में और अकाउंट्स में हम रहे हैं, तो वहां का क्या वातावरण रहता है वो भी आपको मालूम है। लेकिन ये बात याद आ जाती थी कि मैं संघ का स्वयंसेवक हूं। यही याद आते ही जो एक नागरिक, जो एक राष्ट्रवादी नागरिक होना चाहिए, वो सारे विषय अपने आप आ जाते, केवल एक वर्ड कि मैं संघ का स्वयंसेवक, मुझे कैसा रहना है। जो लोग ये कहते हैं कि आखिर शाखा में जाने से होता क्या है, शाखा में जाकर आप केवल खेल सकते हैं और आपको यदि कसरत करनी है तो आप जिम में भी जा सकते हैं, उन लोगों के लिए ये दृष्टांत ये अपने आप प्रमाणित करता है कि संघ की शाखा का आखिर क्या प्रभाव होता है, किस तरह से व्यक्ति निर्माण होता है, किस तरह से व्यक्ति स्वयं के भीतर झांकता है और किस तरह से व्यक्ति ये सोचता है कि यदि मैं संघ का स्वयंसेवक हूं तो मेरी अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं समाज के सामने। मेरा यदि आदर्श के रूप में भी नाम नहीं आए तो भी एक सामान्य व्यक्ति कैसा होना चाहिए, एक सामान्य नागरिक कैसा होना चाहिए, ये बात संघ की शाखा सिखाती है। और शायद इसीलिए व्यक्तित्व निर्माण की पाठशाला कहा गया संघ की शाखा को, और उस संघ की शाखा पर ही संघ के कार्यकर्ताओं का, संघ के प्रचारकों का, संघ में जो अलग अलग जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं उनका बड़ा जोर रहा। नित्य प्रति 1 घंटे की दैनंदिन शाखा, और उसका ये प्रभाव इस दृष्टांत से निश्चित रूप से समझ में आता है। महेंद्र जी, चर्चा बहुत हो सकती है
लेकिन अब चूंकि संघ की ये 100 वर्ष की यात्रा की तो हम बात कर ही रहे थे, कुछ व्यक्तिगत अनुभव आपके लेना चाहेंगे। जिस तरीके से लगभग 1 डेढ़ दशक तक आपने ग्रामीण क्षेत्र में काम किया, उस दौर में आपने कुछ प्रचारकों की भी चर्चा की, अशोक जी काम्बोज की आपने चर्चा की, कुछ और कार्यकर्ता भी ऐसे ध्यान में आते हैं आपको उस समय के, झुंझुनू जिले के, बबाई के या आसपास के, जो प्रवास पर आते होंगे, मिलते होंगे और जिनसे आप प्रेरित होते नहीं, होंगे? हाँ, उस समय निश्चित रूप से मैंने एक आपको नाम बताया, नारायण सिंह जी, नारायण सिंह जी। गोपी जी, ये जब हम छोटे थे, गोपी जी भी प्रचारक थे ना? गोपी जी प्रचारक थे ना, जयपुर विभाग प्रचारक थे उस समय। जी। लेकिन उस समय हम छोटे-छोटे थे, ये आया करते थे। तो मुझे याद है कि जब हम 9वीं 10वीं में मैं पढ़ता था, तो शाखा का काम कैसे होता है, आज जो वर्तमान में जो स्वरूप दिखाई देता है ना ये, जी। तो ये हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने कितनी त्याग किया होगा। तो मुझे याद है मैं साइकिल लेकर 7 किलोमीटर दूर एक पपूर्णा नाम पपूर्णा है गाँव, पपूर्णा है। हाँ, मेरा जाना हुआ है। हाँ, वहाँ मैं शाखा लगाने के लिए जाता था सायंकाल। और एक हमारे पास में 2-3 किलोमीटर पे कालोटा गांव है। हाँ, हाँ। तो वहाँ पे भी मेरा ये साइकिल से जाना होता था। ये देखिए, उस समय साइकिल मिल जाती थी तो भी बहुत है। दूसरा एक मैं ये बताना चाहता हूँ, इमरजेंसी के बाद में जैसे ही इमरजेंसी हटी और जनता पार्टी के चुनाव हुए, तो उस इमरजेंसी कालखंड में संघ ने सत्याग्रह किया था। कार्यकर्ता तो उस समय निश्चित रूप से चुनाव में, तो मुझे याद है कि मुझे वो एक साइकिल दी गई, मतलब घर से साइकिल ली और प्रचार करने के पत्रक दिए। हल्दर का चुनाव चिन्ह हुआ करता था। हम विद्यार्थी थे, 9वीं में थे, शायद 9वीं में पढ़ते थे। तो ढाणी ढाणी में गए हम, और ये करने के लिए कि इस बार वोट है इस हल्दर को देना है, ऐसा करके। तो वो संघ और उस समय कोई अपेक्षा नहीं, आज जो हम देखते हैं ना अपेक्षा, कोई बस मुझे करना है, संघ का स्वयंसेवक हूँ मुझे। दूसरा आपने जो बताया कि ये संघ के अधिकारी, जैसे काम्बोज जी का मेरा है, गजेंद्र सिंह जी हैं। गजेंद्र सिंह जी ने बहुत जिले में काम किया है, और कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में, धांसू कार्यकर्ता के रूप में अशोक जी काम्बोज का नाम आता है। ऐसे गोपी अस्थिमल जी भाई साहब आते थे उसमें। तो मेरा सौभाग्य ये रहा कि बवाई में जब वो आते थे, तो हमारे घर पे एक अलग से व्यवस्था, बैठक जिसको बोलते हैं, वो बैठक थी। तो उनका जब भी आते थे तो आवास व्यवस्था थी, वो मेरे घर पे रहती थी। पहले से परमानेंट व्यवस्था बनी हुई थी घर में। हाँ, मतलब जो भी अधिकारी आते थे तो वहीं भोजन होता था। तो एक तरीके से इस कारण मेरे को वैसा भी सानिध्य मिलता रहा इन लोगों का, तो उसके कारण से भी मैं संघ में अब तक जुड़ा हुआ रहा। फिर जब आप जयपुर में आ गए और फिर यहाँ जिम्मेदारियां भी बढ़ी, मजदूर संघ में रहे, प्रचार विभाग में रहे, जो बड़े अधिकारी कहे जाते हैं, अखिल भारतीय स्तर के अधिकारी कहे जाते हैं, उनके साथ भी आपका रहना हुआ होगा, अलग अलग बहुत सारे अनुभव आएंगे। मैं चाहूंगा कोई ऐसा दृष्टांत कोई आपको याद आता हो किसी भी बड़े अखिल भारतीय अधिकारी का या और बड़े अधिकारी का, कि जो लगता है कि एक कार्यकर्ता की संभाल कैसे की जाती है, संघ में काम किस तरीके से आगे बढ़ता है, ऐसा कोई विषय यदि ध्यान में आता हो जो दर्शकों तक जाना चाहिए तो? नहीं, मुझे ऐसा एक दफा हुआ था विषय कि पत्रकारों की गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम था जी। और उस गुरु दक्षिणा में जो बौद्धिक था किसी अधिकारी का होना था, वो अधिकारी जी पहुंचे नहीं। अच्छा। मैं बहुत चिंतित हो गया कि पत्रकारों की शाखा का है, गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम है, किसको बुलाऊं। तो बड़ा निराश ही हूँ। एक अधिकारी भारतीय भवन में मिल गए मुझे। जी। नाम भी बताना चाहूंगा, कैलाश जी भाई साहब, कैलाश चंद जी, जो अभी प्रौढ़ का काम देखते हैं। वो थे वरिष्ठ प्रचारक हैं। मैं डरता गया क्योंकि उनसे वैसे भी थोड़ा डर लगता था। कठोर अनुशासन वाले थे। अब मैंने, वो कहेंगे कि क्या है, मैं ये कल्पना लेके गया था, वो कहेंगे क्या है, एकदम से मैं आ जाऊं क्या बौद्धिक देने के लिए। मैं गया उनको, मैंने कहा भाई साहब ये विषय हुआ। तो उन्होंने कहा ये इसमें घबराने की क्या बात है। वो उनका जो बोलना था वो आज तक मैं भूला नहीं। इतना ठीक है, मैं अभी आता हूँ, आप तो चलिए। मतलब जो मैं कल्पना नहीं कर रहा था उससे, उनके नाम से डरते हैं कि बात करने से क्या डांटेंगे। वो उनका इतना प्रभाव मेरे मन पे पड़ा कि ये भी व्यक्तिगत काम कोई है आपका, ये तो संघ का काम है, मैं अभी आता हूँ, आप चलिए। तो ये एक मेरा एक जीवन का एक उदाहरण, मतलब ये अनुभव है जो उनका, कि एकदम से आत्मीयता, जब व्यक्ति जो निर्माण होता है संघ में, वो प्रेम और आत्मीयता, इसके कारण से ही होता है। तो उसके कारण से निर्माण जो होता है वो प्रेम और आत्मीयता, तो वो आत्मीयता के कारण से आज भी मैं उस बात को भूला नहीं हूँ कि उस समय ऐसे व्यक्ति से जो डरते लगते, उन्होंने मेरे को इतना वो संबल दिया कि नहीं मैं आता हूँ। तो ये बाकी तो अखिल भारतीय अधिकारियों से तो कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलती क्या है,
वो ज्यादा बोलते नहीं है, कृति रूप में दर्शाते हैं, तो उनसे हमें सीखने को व्यवहार से ही बहुत व्यवहार से सीखने बहुत को कुछ चीजें सीखने को मिलती है। कम बोलना है, समय पे बोलना है, कितना बोलना है, ये सब चीजें बड़े बड़े अधिकारियों के साथ रहते हैं तो मुझे भी ध्यान आता है, आपने जब ये विषय बताया तो एक बार का प्रसंग मुझे भी ध्यान आता है, जब शेषाद्री जी शायद सरकारेवा या सह सरकारेवा की जिम्मेदारी उनके पास रही होगी, और मेरा उनसे मिलना हुआ, तो जब बात हुई कि मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करता हूँ, तो उन्होंने कहा कि रोज कितनी पुस्तक पढ़ते हो, कितने पृष्ठ पढ़ते हो। और वे जिस आवास में, जिस कक्ष में रुके हुए थे, वहां मैंने देखा उनके जो तख्ते के पास में वहाँ 3-4 पुस्तकें हमेशा रखी रहती थी। तो निश्चित रूप से जो बड़े अधिकारी हैं, उनका व्यवहार, उनका जीवन, उनकी दिनचर्या, ये आपको बहुत कुछ सिखाती है। वे मुंह से बोलकर चाहे बहुत सारी बातें नहीं कहेंगे, लेकिन उनका जीवन आपको बहुत कुछ सिखाता दूरदृष्टि भी उनकी बहुत है जी। मैं इस पे भी आपको बताना चाहूंगा कि अभी मैं पढ़ रहा था, डॉक्टर साहब जी ने जब ये प्रारंभ किया, तब उन्होंने कहा था कि निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आएगा जब हिंदू समाज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा कि मैं हिंदू होने में। ऐसा ही उदाहरण आपने अपने पूर्व सरसंघ चालक परम पूज्य सुदर्शन जी, आपने नाम सुना होगा। मुझे याद अच्छी तरह है 2000 उन्होंने 2007 गुरुजी जन्म शताब्दी से ये कहना शुरू किया था कि 2011 के बाद में भारत का भाग्योदय होने वाला है। जी, मैंने सुना, कई उनके उद्बोधनों में सुना है, सुना है ना। तो 2007 से बोलना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने एक गणित लगाया था कि 2011 में एक संधि काल है, हर 75 वर्ष बाद में संधि काल आता है। तो विवेकानंद जी के जन्म से वो ऐसा बता रहे थे कि 75 तो 2011 आता है। तो 2011 में भारत का भाग्योदय होने वाला है, भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर होगा। तो मैं उस समय सोचता था 2007 में कि क्या बात है, इनको क्या दिख गया कि 2011 में क्या परिवर्तन। तो अब आप देख रहे हैं 12 से वो जो आंदोलन शुरू हुए, इंडिया अगेंस्ट करप्शन और बहुत सारे जो आंदोलन, भारत फिर से खड़ा होने लगा निश्चित रूप और वर्तमान में हम जो देख रहे हैं कि उनकी जो भविष्यवाणी थी कि फिर व्यक्ति अपने आप को हिंदू कहने में लज्जा महसूस नहीं करेगा, गर्व कम महसूस करेगा, ऐसा हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। एक प्रश्न और करूंगा आपसे, उसके बाद संदेश लेंगे। प्रश्न ये है कि आज के 3 दशक 4 दशक पहले, 30-35 वर्ष पहले, संघ की जो सायं शाखाएं हुआ करती थी, उनमें शनिवार रविवार को एक बड़ा संकट होता था संख्या का। क्योंकि मुझे याद आता है उस समय शाम को 5 बजे 5:30 बजे दूरदर्शन पर फिल्म आती थी। तो वो जो उस समय जो सायं शाखा में कार्यकर्ता आते थे, स्वयंसेवक आते थे, वो बड़ा चार्म रहता था शनिवार रविवार का, और बहुत सी शाखाओं में संख्या एकदम कम हो जाती थी। आज के इस दौर में सायं शाखाओं की क्या स्थिति है, क्या समस्याएं हैं? देखिए, उस दौर की अलग समस्या थी, आज हम देखते हैं तो आज क्या है कि जो सबसे ज्यादा समस्या है, परिवार में एक एक बालक है और हर माता पिता की इच्छा है कि इसको मैं इंजीनियर, आईआईटी और डॉक्टर बनाना चाहूँ, ये सबकी इच्छा है। तो आज बच्चे को कोचिंग है नहीं, ये देखिए आईआईटी की कोचिंग वो कक्षा 8 से शुरू कर देता है, और अब तो मैंने सुना है कि कक्षा 6 से शुरू हो गई। जो कोचिंग वाले हैं उन्होंने अपने कॉलेज स्कूलें खोल ली, तो उसके अंदर अब वो बच्चे का टाइम टेबल कहाँ है पहले तो। और अब ये जो ग्राउंड पे खेलने का जो पहले होता था कि भाई हम खेलें बाहर जाके घंटा 1.5 घंटा, आज वो सब लैपटॉप और मोबाइल और इन्होंने ले लिया, बहुत सारा समय कोचिंग वालों ने ले लिया, कुछ समय बचता है तो ये लैपटॉप और मोबाइल लिए। फिर भी ऐसा नहीं है, कुछ आज मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे करके वापस एक जागृत माँ बापों में आई, माता पिताओं में आई है कि बच्चे पर एक दबाव नहीं। बीच का काल, अभी कुछ समय पहले कालखंड ऐसा था जब दबाव रहता था कि नहीं तेरे को आईआईटी नहीं बनना है। क्योंकि आईआईटी के अंदर भी मैं संपर्क रहता है, क्यों बेटा वहाँ प्रोफेसर है तो वो बताता रहता है। अभी कल ही समाचार सुना, पढ़ा होगा आपने, आईआईटी रुड़की का कहाँ का एक विद्यार्थी ने आईआईटी में पढ़ रहा है, 4th ईयर का विद्यार्थी और उसने वो कर लिया, सुसाइड कर लिया। बहुत तनाव बहुत रहता है अभी भी तो। अरे जब आपका एडमिशन हो गया 4th ईयर में, 4 साल की पढ़ाई हो गई, तो ये सब कुछ क्या है, ये सारी चीजें क्या है, ऐसा वातावरण कर दिया गया कि पता नहीं आपको इतना पैकेज नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा। तो ये पैकेज और ये क्राइटेरिया हो गया जीवन में कहीं हाँ, कहीं। तो अब माँ बापों की, मैंने कई माँ बापों ने कहा है कि हमारा बच्चा कोटा में कोचिंग कर रहा है, कोई संघ वाला परिवार बता दो जहाँ ठहरा दे उसको। मतलब ये देख, संघ वाला परिवार बता दो भाई, परिवार और भी तो है, संघ वाला क्यों, उनको पता है संघ वालों की सोच क्या है, वो कैसे बच्चों को डील करते हैं। तो ये एक विषय चला है। अब वर्तमान समय में जो मैंने कहा ना, जो एक क्या उसको बोले अपन, लाइफ
लाइफस्टाइल बदल गई है, अलग-अलग चीज़ों का प्रवेश हो गया है जीवन में। हाँ, निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि उस दौर में केवल दूरदर्शन पर आने वाली एक शनिवार-रविवार की फ़िल्म, वो चैलेंज हुआ करती थी। लेकिन अब तो भाग-दौड़ इतनी बढ़ गई जीवन में, प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई, या फिर कहिए कि जीवन में संतोष कम हो गया है। अच्छे से अच्छे पैकेज से भी यदि आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो 1 घंटा निकालिए और जाइए अपने आस-पास किसी पार्क में, अपने दोस्तों को इकट्ठा कीजिए और खेलिए कबड्डी, सारा तनाव दूर हो जाएगा। और फिर उस कबड्डी खेलने के साथ जब भारत माता की जय घोष आप लगाएँगे, जब बोलेंगे जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की, मन में एक अलग उत्साह होगा। तो निश्चित रूप से घरों की जो दीवारें हैं, उनसे बाहर निकलना पड़ेगा। नई पीढ़ी को, नए बच्चों को मोबाइल और आपके लैपटॉप और ये जो डिजिटल स्क्रीन है, इससे कहीं न कहीं दूरी बनाने की आवश्यकता है। कार्यक्रम अंतिम दौर में है अपना, और चूँकि आपका अनुभव इतना बड़ा है, कई घंटों तक, मैं कहूँ कई दिनों तक चर्चा हो सकती है। लेकिन सार रूप में, संक्षेप रूप में ये जो संघ का शताब्दी वर्ष है, इस शताब्दी वर्ष में खास तौर पर जो नई पीढ़ी है, नए स्वयंसेवक हैं, नए दर्शक हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैं तो संदेश देने वाली स्थिति में नहीं हूँ। नहीं, 6 दशक का आपका अनुभव है, लेकिन ये आपकी भलमनसाहता है। नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि देखिए, नियमित जो शाखा है, जी। वो तो व्यक्ति के निर्माण में बहुत सहायक होती है। और मैं ये मानता हूँ कि जब मैं भारतीय मज़दूर संघ में भी काम कर रहा था, लोग कहते हैं विविध संगठन में काम करने के बाद में नियमित शाखा की ज़रूरी नहीं है। हुँ। मैं उसको ज़रूरी मानता हूँ। तो नियमित शाखा अपना, और एक अपना चरित्र है। और अभी जैसे कहा कि पंच परिवर्तन जो हैं, जो हम आने वाले समय में पूरे समाज के अंदर ये पंच परिवर्तन का विषय जाए, तो इसके लिए हमें संपर्क करना पड़ेगा। इसके लिए हमें अभी से ही, और संघ कोई 100 वर्ष के लिए फिर कोई जय जयकार करने वाला, ऐसे कोई बड़े-बड़े आंदोलन या बड़े-बड़े कार्यक्रम करने वाला नहीं है। उसकी अभी प्रतिनिधि सभा में एक गाइडलाइन आई गई कि हमें क्या करना है। तो हम घर-घर में जाके संपर्क करेंगे। तो बस इतना सा है कि जहाँ भी शाखा हो, अपनी नियमित शाखा ज़रूर रखें। मेरा इतना सा, नियमित शाखा नहीं हो तो साप्ताहिक मंडली या उसमें हम मिलन में जाएँ। निश्चित रूप से यही काम हम करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से हमारी जो दृष्टि है और हमारा जो विचार है, वो ठीक रहेगा। कोटि सुमन पड़े हैं अगणित, स्नेह सूत्र से कर लें गुम्फित। अलग अलग स्थानों पर जो अलग अलग प्रतिभाएं हैं, अलग अलग लोग हैं, उनको स्नेह से हम एकत्रित करें और समाज को संगठित करें। यही भाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इस शताब्दी वर्ष में प्रतीत होता है। जिस तरीके से प्रतिनिधि सभा में बात हुई है कि घर घर जाकर संपर्क करना है, तो जो मैं पंक्तियां दोहरा रहा था, कोटि सुमन पड़े हैं अगणित, और उनको स्नेह सूत्र में इकट्ठा करना है। शायद इसी विचार पर, इसी लाइन पर संघ इस शताब्दी वर्ष में काम करने वाला है। आपका क्या कहना है इस संघ की शताब्दी वर्ष की यात्रा पर? 100 वर्ष का जो ये अनथक कालखंड चला है, लगातार हजारों लाखों स्वयंसेवकों ने अपने जीवन का क्षण क्षण लगाया है इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए। इस यात्रा को लेकर क्या कहना है, क्या कहना है इस चर्चा को लेकर, इस एपिसोड को लेकर? यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी एक और नई गाथा के साथ, किसी एक और नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।